तो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम जियोग्राफी के जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भूकंप यानी अर्थक्वेक। ये भूकंप क्या है, क्यों आते हैं भूकंप, पृथ्वी पर कहां कहां पर आते हैं भूकंप, और क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भू प्लस कंप। भू का मतलब यहां पृथ्वी होता है और कंप यानी कांपना, यानी हमारी जो ये पृथ्वी है इसमें किसी भी प्रकार का आकस्मिक कंपन होता है तो सामान्य भाषा में उसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप जो होता है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तरंगों वेव्स के रूप में। मान लो कोई शांत जल है, तालाब का शांत जल है, उसमें आप एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने से जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से जल जो है, जल तरंगों के रूप में, लहरों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार ये जो पृथ्वी है इसके अंदर बहुत सारी चट्टान है, उन चट्टानों में किसी भी प्रकार का हलचल होता है, डिस्टरबेंस होता है तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखते हैं इसको अच्छे से थोड़ा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी में अंदर जाएं तो एक स्थान है, यहां से भूकंप की शुरुआत होती है। अब मान लीजिए कि यहां से भूकंप शुरू हुआ तो इसको आप कहेंगे ये फोकस है। फोकस का मतलब होता है मूल। मूल को ही कुछ लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर, कुछ किताबों में लिखा रहता। ये फोकस क्या है, यहीं से भूकंप की शुरुआत होती है। ये धरती के ऊपर नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर है, मतलब इसके ऊपर की बात नहीं कर रहे हम, अंदर कहीं से भूकंप की शुरुआत होती है और जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसे फोकस कहा जाता है। फोकस से सीधी लाइन ऊपर खींचे, एकदम सीधी, तो ये फोकस के ऊपर धरती का ये स्थान, फोकस के ठीक ऊपर यानी फोकस के परपेंडिकुलर धरती का वो स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव यही होगा, ये होगा एपी सेंटर। एपी सेंटर बोलते हैं इसको हाइपोसेंटर, इसको एपी सेंटर। यानी फोकस से ऊपर धरती का, आप धरती की बात कर रहे हैं, एपी सेंटर ऊपर है, ये फोकस नीचे है, तो एपी सेंटर पर ही सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है। सबसे पहले अनुभव यानी झटका, सबसे पहले भूकंप का अनुभव कहां होता है, एपी सेंटर पर। दूसरी बात, ये यहां जो एपी सेंटर होता है यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान, भूकंप से जो भी नुकसान होता है वो सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो फोकस है यहां से भूकंप शुरू होगा तो यहां से लहरें चारों दिशाओं में जाएंगी। ये देखिए सभी दूर लहरें जाएंगी, पृथ्वी के हर भाग को प्रभावित करेंगे जहां तक प्रभाव होगा उनका। अब ये वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, यहां से यहां जाएंगी, यानी एपी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं, एपी सेंटर से दूर जाते हैं तो भूकंप का जो नुकसान है वो कम होता जाता है। यानी सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होता है, एपी सेंटर पर होता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, इनकी तीव्रता, भूकंप की जो तरंगे होती है उनकी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी भी यहीं पर सबसे ज्यादा होगी, एपी सेंटर पर। याद रखेंगे तीनों बातें, सबसे पहले यही अनुभव होगा, सबसे ज्यादा नुकसान एपी सेंटर पे होगा और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी भी कहां पर होगी, एपी सेंटर पर होगी। एपी सेंटर से दूर जाते जाते नुकसान कम होगा। अब आगे बात करते हैं इसको, ये जो एपी सेंटर और फोकस की बात कर रहे हैं ये दोनों में दूरी कितनी है। हो सकता है 100 किलोमीटर से आया हो, 200 किलोमीटर अंदर से आया हो भूकंप, तो इनकी दूरी के आधार पर एक मिस्टर गुटेनबर्ग हैं, विद्वान गुटेनबर्ग जो हैं इन्होंने, और रिटर, इनके साथ रिटर का भी नाम आता है, गुटेनबर्ग और रिटर ने इसी आधार पर 3 प्रकार के भूकंप बताए हैं। उनके अनुसार भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाम सुन लीजिए। पहला होता है साधारण भूकंप। दूसरा उन्होंने बताया है मध्यवर्ती। साधारण को आप इंग्लिश में कहेंगे शैलो फोकस, मध्यवर्ती को आप कहेंगे इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है गहराई वाला भूकंप, अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, इसको बोलते हैं डीप फोकस। ये हो गया डीप फोकस, ये हो गया इंटरमीडिएट और ये हो गया शैडो फोकस। ये 3 प्रकार के भूकंप गुटेन महोदय ने बताए हैं। उनका कहना यह है कि जो फोकस होता है धरती के नीचे, ये फोकस से जो एपी सेंटर है ये यदि 50 किलोमीटर तक दूर है, 50 किलोमीटर तक, तो उसको आप साधारण भूकंप बोलेंगे। यदि फोकस से एपी सेंटर 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक है तो उसको आप बीच वाला बोलेंगे, इंटरमीडिएट। और यदि फोकस से, हाइपोसेंटर से एपी सेंटर की दूरी 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है तो आप उसे कहेंगे डीप फोकस भूकंप। ध्यान रखेंगे, फोकस से यानी हाइपोसेंटर से एपी सेंटर की दूरी के आधार पर गुटेनबर्ग ने
तीन प्रकार के भूकंप बताए हैं। 50 तक वाले साधारण, 50 से 250 किलोमीटर वाले इंटरमीडिएट और 250 से 700 वाले गहराई के आधार पर ये डीप फोकस भूकंप सबसे ज्यादा गहरे। इतना याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि बताया, भूकंप तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। भूकंप के जो फोकस से एनर्जी निकलती है अंदर से, पृथ्वी के अंदर फोकस से, वो एनर्जी को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा का मतलब होता है इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी होती है प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब भूकंप जब आता है तो पृथ्वी में अनेक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को तीन श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। इन तरंगों से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए। ये तीन तरंगें होती हैं। पहली तरंग को मैं लिखता हूं पी तरंग, दूसरी लिखता हूं एस तरंग और तीसरी का नाम है एल तरंग। पी, एस और एल, इसको याद कैसे करना है? जैसे आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हो मंगल पर, चंद्रमा पर, तो कैसे भेजते हो? PSLV C1, PSLV C11, C12, जो भी XYZ। तो PSLV में V हटा दो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें V व्हीकल हटा दो तो बचा हुआ तीनों इसका नाम हो जाएगा। मगर यहां पर इसका नाम क्या है? यहां पर इसका नाम है प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, और लॉन्ग पीरियड वेव्स यानी लंबे समय की, लंबी अवधि की तरंगे, या लव वेव्स भी बोलते हैं इनको। दो नाम है इनके, लॉन्ग या लव्स। ये लव वेव भी कहलाती है। आगे चलते हैं। सबसे पहली बात क्या सीखना है? सबसे पहले बात याद रखो स्पीड की। स्पीड की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पीड पी तरंगों की होती है। 8 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 16 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इनकी स्पीड मानी जाती है। हालांकि स्पीड चेंज होती है, जिस माध्यम से निकल रही है, ठोस से, द्रव से, वो माध्यम का घनत्व कितना है, डेंसिटी पर इनका स्पीड डिपेंड करता है। इसलिए स्पीड 8 से 14 किलोमीटर, 8 से 16, फिर भी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा के लिए यहां पर प्लस लगा दिया, सबसे ज्यादा स्पीड होती है। इनकी स्पीड लगभग 4 से 6 किलोमीटर की होती है पर सेकंड की होती है, और इनकी स्पीड लगभग 3 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। तो ये लिख दिया सबसे कम और ये लिख दिया सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? पी तरंगों की। सबसे कम स्पीड किसकी है? एल तरंगों की। स्पीड हम बोल रहे हैं, मगर वहां फिजिक्स की भाषा में आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, अभी तो समझाने के लिए स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। अगली बात, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये जो होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये वाली होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और ये वाली होती है, ये भी अनुप्रस्थ तरंगे मानी जाती है। अब ये अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ क्या है देखते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जब जो कण जो होगा कंपन करने वाला तरंग में, वो कण जो होगा वो तरंग की दिशा के पैरेलल होगा तो वह अनुदैर्ध्य कराएगा, और तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर होगा, सीधा होगा, तो वह अनुप्रस्थ कहलाएगा। तो यहां कणों का कंपन तरंग की दिशा के समांतर होता है यानी पैरेलल होता है, यहां कणों का कंपन तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर होता है, और यहां पर भी यही कंडीशन बनती है। एक बात ये होती है ध्वनि तरंगों की तरह, साउंड वेव्स जो होती हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह होती हैं, यानी ये ठोस में भी चलती है और द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। हालांकि गैस से भूकंप का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हवा में भूकंप नहीं है। ठोस और द्रव की बात करें तो ये ठोस में भी चलती है और द्रव में भी चलती है। और ये जो होती है, ये प्रकाश तरंगों की तरह होती है या फिर जल तरंगों की तरह होती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें ये वाला कि ये केवल ठोस तरंगों में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है, द्रव माध्यम में ये नहीं चलती। यहीं से आपको एक बात सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलती है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका कोर है और ये इसका मेंटल है, ठीक है। ये पृथ्वी का कोर, मेंटल, 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल और कोर। इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लीजिए यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो पी तरंग एक तो ऊपर गई, पी तरंग इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, और पी तरंग नीचे भी आई, ठीक है। और नीचे मेंटल में आई। मेंटल के बाद ये कौन सी जगह? कोर का मतलब आउटर कोर और इनर कोर, 2 कोर है इसमें, ठीक है। तो यहां पर तरल पदार्थ है, तरल यानी लिक्विड, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाओ तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है, और ज्यादा टेम्परेचर के कारण यहां पर चट्टानें पिघल गई हैं, इसलिए लिक्विड फॉर्म में है। तो पी तरंगे मैंने आपको क्या बताया, ये ध्यान रखेंगे, ये द्रव में भी चलती है, लिक्विड में। तो ये लिक्विड में चली तो यहां से ये कोर तक चली गई, और उसके बाद ये दूसरे सिरे पे भी निकल जाएगी। यानी तीनों में कौन सी तरंगे ऐसी हैं जो हमारे पृथ्वी के कोर से निकल सकती हैं? वो है पी तरंगे। रही बात एस तरंगों की,
तो एस तरंगे द्रव में नहीं चलती, तो एस तरंगे कैसे चलेंगी? एस तरंगे ऐसे ऐसे सब दूर चलेंगी मेंटल पे, मगर एस तरंगे द्रव में नहीं आती। तो ये जो एस तरंगे होती है ये लिक्विड में नहीं चलती। तो इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, इसी के आधार पर कि हमारी पृथ्वी का जो बीच का पार्ट है, कोर पार्ट है, वहां पर लिक्विड है, वहां पर लिक्विड यानी तरल होने का जो प्रमाण है हम इन तरंगों के माध्यम से लगाते हैं कि पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के क्रोड़ में तरल पदार्थ उपस्थित हैं। ये हो गई दूसरी बात। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ध्वनि की तरह चलती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में चलती हैं, और ये वाली अनुप्रस्थ है, प्रकाश की तरह चलती है, केवल ठोस में चलती है। इन तरंगों की बात करें तो इनको धरातलीय तरंगे कहते हैं, इसका याद रखेंगे। ये धरातलीय मतलब सरफेस वेव कहलाती है। क्यों कहलाती है बेटा? क्योंकि ये जो तरंगे इनका काम क्या है, ये धरातल पर चलती है। ये देखिए ये धरातल पर चल रही, चाहे वो ठोस हो या सॉलिड हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, लिक्विड में भी चलती है। तो ये तरंगे जो हैं ये धरातल पर चलती है, इसलिए धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। अब दूसरी बात, इनकी स्पीड ज्यादा है, तो सबसे पहले यहां एपिसेंटर पर, धरती पर कौन सी तरंगे पहुंचेगी? क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा है, तो सबसे पहले पहुंचती है, और ये एवरेज रख देंगे, इसमें एवरेज यानी औसत, और इसमें रखेंगे सबसे लास्ट में पहुंचती है, सबसे अंत में पहुंचेगी। क्या ध्यान रखना है? देखिए इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड आपने ऊपर पढ़ ली, इसकी स्पीड कम है, और इसको बहुत लंबा क्षेत्र भ्रमण करना है, पूरी धरती का ऊपरी भाग, ठीक है, धरातल पर। तो इसका रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, तो इसकी स्पीड भी कम है, इसका रास्ता भी लंबा है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे ये चलती हैं, और रास्ता लंबा होने के कारण लंबा समय इनको लगता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मतलब लंबी अवधि की तरंगे, लंबी अवधि की तरंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं ये सबसे पहले पहुंचती हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे क्या गलत हो जाता है? वो क्वेश्चन गलत होता है तीव्रता को लेकर। तीव्रता को आप इसको स्पीड समझ लेते हैं, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इसके पास स्पीड सबसे ज्यादा है मगर इसके पास तीव्रता नहीं है, इसकी तीव्रता सबसे कम है। ध्यान रखेंगे, स्टार लगाता हूं, यहां पर गलत होता है क्योंकि हम स्पीड को तीव्रता समझ लेते हैं। इंटेंसिटी इसकी कम है और इंटेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा है। तीव्रता इसकी, इनकी बीच वाले में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, एवरेज मानेंगे, इसकी कम है इसकी ज्यादा, तो इसकी बीच में रखेंगे, ठीक है। अब ये तीव्रता की बात हो गई। अब एक बात करें, ये सबसे तेज आती हैं, ठीक है, सबसे पहले पहुंचती हैं, ठोस में द्रव में चलती, मगर ये धरती पर कोई नुकसान नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये धरातली तरंगे हैं, धरती पर चलने वाली, जो ऊपर चलेंगी, ऊपर धरती पर ऊपर चलेंगी, वो ये वाली वेव्स है, लॉन्ग वेव्स, ठीक है। तो इन दोनों को आप क्या बोल देते हो? इन दोनों को बोलते हैं भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स। ये दोनों बॉडी वेव्स और ये कौन सी हो गई? सरफेस वेव्स। अब ये बिल्कुल नुकसान नहीं करती, मतलब नुकसान नहीं करेगी हमारे को, मतलब ये कि स्पीड भले ही ज्यादा है मगर सबसे कम नुकसान किससे होता है? इससे। ये कोई नुकसान नहीं करती है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान ये करती है जो धीरे धीरे आती है, उसमें याद रखेंगे देर आए दुरुस्त आए, देर से आएगी मगर नुकसान सबसे ज्यादा यही करेगी, सबसे ज्यादा नुकसान यही करेगी, सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक यही तरंगे करेंगी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों तरंगों में से कौन सी तरंग धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान करती है? ये धरातली तरंगे सबसे ज्यादा हमको नुकसान करती हैं। अब कुछ क्वेश्चन और तरंगों के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले आयाम, आयाम की बात करते हैं। आयाम, तो आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको बेटा। आयाम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए डायग्राम से। जैसे मैं ये बनाता हूं, ये इसकी तरंग मैंने यहां पर बना दी, ठीक है, इसकी तरंग मैंने यहां पर बना दी और इसकी मैंने यहां पर बना दी। अब देखिए ध्यान से, आयाम का मतलब होता है कंपन। जो कण है वो एक दोलन करेगा, तो एक दोलन कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, इसको आयाम बोलते हैं। जैसे ये घूमता हुआ दोलन करता हुआ यहां आया तो ये पॉइंट बनाया मैंने, फिर यहां आया तो मैंने ये पॉइंट बनाया, ये इसका आयाम है। तो आयाम कितना बड़ा दिख रहा है आपको? बड़ा है तो लिख दो आयाम ज्यादा है, आयाम इसका ज्यादा है। अब देखिए मैंने यहां पर छोटी सी बनाई है, तो यहां इसका और इसका आयाम, आप बोल दो आयाम, माइनस का लगा रहा हूं साइन यानी बहुत कम, और प्लस का यानी बहुत ज्यादा। तो आयाम बहुत ज्यादा है, आयाम बहुत कम है, इसमें आपको एवरेज रखना है, इससे
कम और इससे ज्यादा, आप अपने मन से रख लेते हैं डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होता है? देखो, ये जो कण कंपन दोलन करेगा, एक दोलन में ये गया और ये आया, एक दोलन में कितना डिस्टेंस चला है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ध्यान से देखिए, जैसे यहां था और यहां से यहां आया और दोलन करके फिर यहां आया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इससे इस पॉइंट की दूरी निकाल लो, ये डिस्टेंस दिख रही है आपको दोनों, ठीक है। यही चीज यहां पर करो, ये पॉइंट यहां आया, घूम के आया यहां पर, इससे इसकी दूरी निकाल लो और इससे इसकी निकाल लो, तो आप खुद बता सकते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए एम्पलीट्यूड होता क्या है, वेवलेंथ होता क्या है। आयाम का मतलब ऊपर और नीचे वाला पोर्शन, ये डायग्राम से याद रखेंगे। और तरंग दैर्ध्य का मतलब एक और अगले पॉइंट पे कितनी दूर गया है, वो एक दोलन में, सिर्फ एक दोलन करने में कितना गया। तो तरंग दैर्ध्य भी सबसे ज्यादा इसका होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम इसका। वेवलेंथ भी सबसे कम किसकी होती है? इसकी। एक लास्ट बात, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होता है, और आवृत्ति को सीधी भाषा में बोले तो एक सेकंड में कितनी बार आपने दोलन किया है। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 बार, 1 2 3, ये 3 बार, तो जितनी बार करेगा उसकी आवृत्ति ज्यादा। अब ये देखिए, ये छोटा है तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई? फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा हो गई, आवृत्ति इसकी ज्यादा है। ध्यान रखना, प्लस माइनस में गलत नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना चला, तरंग दैर्ध्य मतलब एक दोलन में कितनी दूरी गया, और आयाम मतलब ऊपर और नीचे वाला पॉइंट याद रखेंगे। तो इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है और इसकी आवृत्ति सबसे कम है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है, ये इसको लव तरंगे बोलते हैं। एक व्यक्ति थे एडवर्ड लव, एडवर्ड लव ने इसकी खोज की थी, ब्रिटेन के थे ये, तो इसीलिए इसको लव तरंगे भी बोलते हैं। धरातल पर चलती है इसीलिए धरातली तरंगे बोलते हैं, और दूसरी बात लंबे समय का सफर तय करती हैं इसलिए लॉन्ग पीरियड की तरंगे बोलते हैं। तीनों तरंगों को अच्छे से देख लीजिए आप, इसमें से क्वेश्चन आता है, फिर से देख लीजिए। स्पीड, सबसे पहले स्पीड रखा करो, स्पीड सबसे ज्यादा सबसे कम। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य मतलब ये पैरेलल, अनुदैर्ध्य मतलब खड़ी, और ये इधर परपेंडिकुलर। ध्वनि की तरह, प्रकाश की तरह, ठोस द्रव दोनों में, ओनली ठोस में। उसके बाद सबसे पहले पहुंचेगी मगर नुकसान नहीं करेगी, सबसे ज्यादा स्पीड में है मगर नुकसान नहीं करेगी, सबसे ज्यादा स्पीड है मगर सबसे ज्यादा तीव्रता नहीं है, इंटेंसिटी तो उसकी बताएंगे, ठीक है। ये इतनी बातें कॉमन हो गई, और ये सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी। इसके बाद इस आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ये तीनों से क्वेश्चन बने तो आप डायग्राम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा उसमें वो नहीं। तो ये हो गई सारी तरंगों के बारे में, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब बात ये करेंगे कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं, भूकंप क्यों आते हैं ये बताइए। तो भूकंप आने के कई कारण होते हैं, जिनमें मुख्य कारण तो है प्लेट टेक्टोनिक, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम छोटे कारणों को देख लें, कौन कौन से कारण माने जाते हैं। तो लिखता हूं भूकंप के कारण। भूकंप के कारण में नंबर 1 में लिखूंगा, नंबर 1 ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब आप समझते हैं, ये पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर आता है, बीच में कहीं पर छेद हो जाता है, छेद से बाहर निकलता है, कभी विस्फोट हो जाता है, इसको वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारे वॉल्केनो दुनिया में है, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में है। ये वॉल्केनो जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा आता है और पृथ्वी में छेद करके बाहर निकलता है तो जोर से ब्लास्ट करता है। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा वॉल्केनो का, तो आसपास की धरती हिलेगी, आसपास की चीजें, चट्टानें हिलेंगी। तो ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आते हैं। दूसरी बात, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। मैक्सिमम ज्वालामुखी क्षेत्र में भूकंप आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है कि लावा अंदर से निकल के आ रहा है, मगर पृथ्वी में जैसे यहां से छेद करके निकलेगा, तो पृथ्वी में वहां से छेद ही नहीं कर पाया, वो छेद नहीं कर पाया क्योंकि यहां पर बहुत मजबूत जगह है, ठीक है। तो लावा क्या करेगा, लावा धक्का मारेगा, भले ही उसने विस्फोट नहीं किया हो, लावा निकल नहीं पाया हो, बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी, मतलब ज्वालामुखी में ब्लास्ट ना हुआ हो तो भी लावा अंदर से प्रेशर दबाव मारता है ऊपर, तो भी भूकंप आ सकते हैं। तो यानी ज्वालामुखी में विस्फोट से भी आ सकते हैं और बिना विस्फोट के। दूसरा कारण एक आपको याद रखना पड़ता है, नॉर्मल कारण है, पृथ्वी का संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना।
ये नॉर्मल कारण है। पृथ्वी हमारी जब से बनी है, जब बनी थी तब एक आग का गोला थी, जब से आज तक ठंडी हो रही है। अभी भी ठंडी नहीं, पृथ्वी के पेट में अंदर नाभि में जाएंगे केंद्र में तो लगभग 2000 डिग्री टेम्परेचर होता है, इतनी गर्म है। तो पृथ्वी आज भी पृथ्वी ठंडी होने में लगी हुई है, और पृथ्वी जो ठंडी हो रही है उसमें अपने आप को धीरे धीरे सिकुड़ती है, सिकुड़न होती है, छोटा करती है। तो इस कारण भी कई बार डिस्टरबेंस हो जाता है और इस कारण भी भूकंप आ सकते हैं। तीसरा भूकंप का एक कारण माना जाता है जो इंपॉर्टेंट है, वलन और भ्रंशन। इसको बोलते हैं वलन एंड भ्रंशन। वलन और भ्रंशन क्या होता है? वलन का मतलब होता है फोल्ड, फोल्ड और भ्रंशन का मतलब होता है फाल्ट्स। फोल्ड और फाल्ट्स क्या है? देखिए, जब किसी चीज को आप प्रेस करेंगे, जैसे ये किताब है, अब किताब को मैं यहां से कंप्रेस करूंगा, तो बीच में से उड़ जाएगी, इसको बोलते हैं फोल्ड। यानी किसी चीज को प्रेस करना, तो इसके लिए बल कौन सा लग गया? जो मैंने प्रेस किया है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं संपीड़न। संपीड़न बल लग गया। संपीड़न बल मतलब किसी चीज को मैं कंप्रेस करूंगा तो वो अपने आप, नीचे से कंप्रेस किया तो मुड़ गई। दूसरी बात, अब दूसरी बात, ये दोनों मान लीजिए ये दोनों चिपकी हुई है, मगर इस दोनों हाथ से मैं इन दोनों खींचूंगा, जोर से खींचूंगा तो फट जाएंगी। ये किताब बीच में से फट गई, तो इसको जो मैंने खींचा इसको बोलते हैं तनाव। तनाव का मतलब होता है टेंशनल फोर्स। ये होता है संपीड़न, ये होता है तनाव, तनाव बल। तनाव बल टेंशनल फोर्स होता है और कंप्रेशन फोर्स होता है। अब देखिए, ये कंप्रेस्ड होगा तो क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड यानी मुड़ना। और तनाव बल मतलब दोनों अपोजिट क्रिया में खींचूंगा तो बीच में क्या होगा? बीच में गड्ढा हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी, इसको बोलते हैं भ्रंशन। दो चीजें होती हैं, चीजों का मुड़ना, आकृतियों का मुड़ जाना वलन, और भ्रंशन मतलब उसका धंस जाना, बीच में गैप आ जाना, दोनों तरफ से खींच के। तो ये पृथ्वी के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर संपीड़न बल और तनाव बल, इन बलों की वजह से चट्टानों में वलन भी होता रहता है और भ्रंशन भी होता रहता है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। इसी के कारण बहुत सारे भूकंप आए हैं। चाहे बात करें 1934 में हमारे बिहार में भूकंप आया था, उस समय भी उसका कारण यही माना गया था। उसके अलावा हम बात करें 1950 में असम में भूकंप आया था, तब भी उसका कारण यही माना गया था। उसके बाद 1991 में जहां से गंगा निकलती उत्तरकाशी जिले में भूकंप आया था, वहां पर भी यही कारण माना गया था। तो चौथे नंबर पे आप रखेंगे जलीय भार। हालांकि ये मानव कारण है, फिर भी इसको समझ लीजिए। जलीय भार क्या होता है? हम बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं, नदियों से हम डैम बनाते हैं, बाढ़ वगैरह से बचने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये जो डैम होते हैं, इसका भार कहां आता है? धरती पर, और कई बार उसमें ज्यादा वजन हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जहां पर डैम बना वहां की चट्टान खसक जाती है और भूकंप आ जाते हैं। तो जलीय भार के कारण भी भूकंप आते हैं। ठीक है, जलीय भार के कारण भूकंप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। 1967 में कोयना महाराष्ट्र में है, कोयना पर भूकंप आया था। उस समय शायद ये माना गया था कि जो कोयना डैम है उसका जो भार है उसमें ज्यादा वजन हो गया था, इसीलिए वहां पर भूकंप आया। तो कोयना का कारण मैंने दिया आपको जलीय भार। ठीक है, पांचवा। अब ये तो हो गई नॉर्मल, इनमें समझने का कुछ नहीं है, मगर अब आएंगे इंपॉर्टेंट एक दो प्रिंसिपल जिसको आपको समझना है। जैसे सबसे पहले भू संतुलन, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। भू संतुलन का मतलब, देखिए, पृथ्वी अपने संतुलन बनाकर रखती है। यदि कोई चीज बिगड़ती है तो वो उसको संतुलित कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो हमारी प्लेट तेरे, अभी प्लेट समझाते हैं आपको, ये पानी है। पृथ्वी का ऊपरी जो पार्ट है जिस पर हमने महासागर महाद्वीप सब बनाए हैं, पृथ्वी का ऊपरी पार्ट जिस पर महासागर और महाद्वीप है, ये लिथोस्फीयर है, और इसके नीचे पानी है, इसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर जिस पर, ये देखो, ये जो लिथोस्फीयर है इसी पर पर्वत भी बन गया। ठीक है, और इसी पर यदि गड्ढा कर दूं और पानी भर दूं तो सागर भी बन गया। मतलब सागर और पर्वत ये सब इसी पे बने हैं। ये पहला वाला पार्ट है लिथोस्फीयर। इसके बाद ये दूसरा पार्ट आता है, ये जो मैंने पॉइंट से बनाया, ये पानी है। पानी मतलब तरल, यही जितना मैग्मा और लावा होता है ये यही होता है, सारा लावा का भंडार है ये। ठीक है, तो ये होता है लिथोस्फीयर, ये होता है एस्थेनोस्फीयर। अब मैं आपको यहां पर चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये एक प्लेट है, इसी पर, ये प्लेट तो बहुत ऊंची है, 100 किलोमीटर।
इसी पर यदि गड्ढा हो गया है, ये गड्ढा हो गया तो इसमें पानी भर गया, तो ये आपका बन गया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो भी आपका है, ये महासागर है। और ये पर्वत आपके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए बना दिया। अब ये दोनों संतुलित अवस्था में, ये पूरी प्लेट कठोर है, मगर इसके नीचे यहां पर लावा है, ये लावा है, ये लावा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर कई बार अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब चीजों का घिसना और आगे बढ़ना, ठीक है। और यहां पर पहाड़ी क्षेत्र में अपर्दन हुआ। अब पहाड़ी क्षेत्र में धीरे धीरे अपर्दन ज्यादा होने लगा, तो क्या होगा, ये डायग्राम ए। अब डायग्राम बी की बात करें तो डायग्राम बी में आपको जल्दी से बना देता हूं। ये अब ये जो अपर्दन है पहाड़ी क्षेत्र से, ये ज्यादा होने लगा है। और जितना भी अपर्दन हो रहा है, इसका जमाव कहां हो रहा है, ये सब चीजें जो भी अपर्दन हो रही, घिस के आ रही, ये सब सागर की तल में जम रहे, नितल में जम रहे हैं, सागर नितल में जमाव। तो देखो ये अपर्दन हो गया, ये अपर्दन होके सब इसमें जमा हो रहा है। अब देखिए ये सागर की स्थिति देखिए, ये सागर का तल जो है ये भारी हो रहा है। अब ये सागर का तल भारी हो रहा है और यहां से अपर्दन होकर चीजें यहां आ रही हैं, ठीक है। तो ये यहां पर भार में, यहां पर वजन बढ़ गया है क्योंकि सागर तल भारी हो गया है, और यहां पर वजन कम हो गया है, वजन कम हो गया, वजन बढ़ गया। तो जो वजन कम ज्यादा हुआ है, इसको पृथ्वी खुद ही संतुलित करेगी। देखो कैसे करेगी, यहां पर जो लावा है, ये लावा इधर की तरफ भागेगा। ये लावा जो है ये किधर से, सागरीय भाग से, समुद्र वाले भाग से पर्वत वाले भाग की तरफ भागेगा। और ये तीसरी आकृति आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तीसरी आकृति में मैं बताऊं आपको, ये क्या हुआ है, ये सागर के भार में कमी आई, पर्वत के बढ़ गया सागर का भार, सॉरी, पर्वत का भार कम हुआ। और इसकी वजह से जो मेग्मा था ये खसक गया इधर पर्वत के नीचे, ये इधर आ गया इधर, और ये ऊंचाई बढ़ गई, आप देख सकते हैं मेग्मा की। ये इसने बैलेंस कर लिया, मतलब इधर वजन बढ़ा तो लावा उधर भाग गया, उधर वजन बढ़े तो लावा इधर भाग जाए। इसी को बोलते हैं भू संतुलन। क्या बोलते हैं इसको, भू संतुलन। तो याद रखेंगे, ये भू संतुलन वाली बात भी कभी ऑप्शन में आती है तो इसको बता देंगे। भू संतुलन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी अपने आप को संतुलित करती है, जो लावा है इधर से उधर हो जाता है। ये हो गए आपके 4 प्रिंसिपल, 5। ये छठवां प्रिंसिपल नाम से ज्यादा आता है, ये है एच.एफ. रीड। अमेरिका के ये विद्वान थे एच.एफ. रीड। इनके सिद्धांत का पहले तो नाम रख लिए, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक मतलब रबड़, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो मैं लिख देता हूं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। अब इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या है, इन्होंने भी यही बोला कि जो पृथ्वी के नीचे अंदर चट्टान होती है, इनमें चट्टान में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक प्रत्यास्थता होती है इनमें, रबर की तरह। जैसे रबर को खींचो तो वापस वैसी हो जाती है। और ये प्रत्यास्थता मतलब इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें तनाव बल आता है। तनाव भी मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, अब इस चट्टान को यहां से धक्का मारूंगा, इधर से एक धक्का मारूंगा ऐसे, तो चट्टान मुड़ेगी, ये मुड़ गई, ये वाली मुड़ गई। ये धक्का मारा और धक्का मारूंगा तो ये दोनों टूट जाएगी, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो धरती के नीचे चट्टाने हैं उनमें इलास्टिसिटी का गुण होता है, उनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसलिए वो अचानक नहीं टूटती, वो लचीली होकर मुड़ती हैं, जितना मुड़ सकती है मुड़ती हैं। मगर जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी प्रत्यास्थता की सीमा समाप्त हो जाती है तो धड़ाक से टूट जाती है। अब जब धड़ाक से टूट जाती है तो एक की दो बन जाती है वो, ठीक है। इन दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो जाती है, और जो दरार यानी भ्रंश, जिसको मैंने बोला फॉल्ट्स। अब ये जो इन दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो रही है, अब ये जो दरार उत्पन्न हुई, इसकी वजह से जो टेंशनल फोर्स था, तनाव बल था, वो काम करना बंद कर देता, क्योंकि दरार उसका काम खत्म कर देती है, वो जितना मुड़ना था मुड़ गई। और इसमें चट्टान में इलास्टिसिटी का गुण होता है, इसलिए जो चट्टान जहां से टूटी है वहीं पर वापस आने का प्रयास करती है। जैसे यहां से टूटी है तो वापस, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है, और इस कारण ऊर्जा निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है। तो याद रखना, जो चट्टान का लचीलापन है
चट्टान का लचीलापन, ये वाला प्रिंसिपल जो दिया था वो कैप्टन रीड ने दिया था कि तनाव बल यानी टेंशनल फोर्स के कारण ये मुड़ती है, मुड़ने के बाद अचानक टूट जाती है, टूटने के बाद वापस अपने पुराने जहां से टूटी उसी भाग की तरफ आती है, और इस वजह से जो डिस्टरबेंस होता है, जो ऊर्जा निकलती है, उससे भूकंप आता है। ये भूकंप का काम है। ये एक सिद्धांत है जिसके बारे में बोलता है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आप बोलेंगे प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत एस एफ रीड के द्वारा दिया गया, जो कि अमेरिका के एक विद्वान थे। अब अगली बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्लेट टेक्टोनिक। ये सब रीजन कॉमन थे, जो मेन रीजन भूकंप का माना जाता है वो प्लेट टेक्टोनिक होता है। लिख देते हैं 7वें नंबर पर, प्लेट विवर्तनक। अब ये प्लेट विवर्तनक होता क्या है? प्लेट विवर्तनक एक विद्वान थे मिस्टर हैरी हेस। मिस्टर हैरी हेस ने 1962 में 1962 में एक सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक रीजन। प्लेट टेक्टोनिक मतलब विवर्तनक सिद्धांत। क्या बोलता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत बोलता है कि दुनिया में जितने भी महाद्वीप हैं और महासागर हैं, ये धरती पे ऊपर, ये सब किसी ना किसी प्लेट पर स्थित है। ये जितने भी महासागर और महाद्वीप है, ये किसी ना किसी प्लेट पर स्थित है। अब ये प्लेट कैसी होती है, जरा अभी मैंने बनाया था। मान लीजिए ये प्लेट है। ये प्लेट कितनी है? ये 100 किलोमीटर मोटाई है। मतलब इसके अंदर जा रहा हूं, इसके अंदर गड्ढा करूंगा तो कितने अंदर तक गड्ढा करूंगा? 100 किलोमीटर तक अंदर चला जाऊंगा। इसमें कील से या कोई भी चीज से ड्रिल करूंगा, अंदर जाऊंगा 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर तक ये प्लेट जो होती है इतनी इतनी तो मोटी होती है। ठीक है। अब मान लीजिए इसी 100 किलोमीटर में ये वाला पॉइंट थोड़ा उठ गया है, तो यहां पर पर्वत बन गया है। ठीक है। अब मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है। कितना है? 8850, मतलब 8850 मीटर। मतलब आप बोल सकते हैं कि 8 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर, 8850 मतलब 9 किलोमीटर। अब यदि मैं बात करूं कि ये प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु क्या है आपको मालूम होगा? मेरियाना। मान लो ये मेरियाना है, तो मेरियाना मतलब 11033 मीटर, मतलब 11000 मीटर अप्रोक्स। तो 11 किलोमीटर ये गड्ढा मिल गया आपको, इसमें पानी भर गया, ये समुद्र बन गया। ठीक है, ये महासागर बन गया। और ये ऊंचा मिल गया आपको, तो ये क्या बन गया? ये पर्वत बन गया। मतलब इसी प्लेट पर तो है दोनों चीज। मतलब ऐसा नहीं कि समुद्र के नीचे प्लेट नहीं है, समुद्र भी, ये प्रशांत महासागर है, समुद्र के नीचे भी जाएंगे तो उसका आखिरी में तल होगा, वो जो तल है वो भी उस प्लेट पर ही बैठा है। ठीक है, क्योंकि प्लेट छोटी मोटी नहीं है, प्लेट अप्रॉक्स 100 किलोमीटर मोटी है। तो पहली बात तो कि दुनिया के सारे महाद्वीप और महासागर जो है प्लेट पर है। ये पृथ्वी में देखेंगे तो ये रही प्लेट है, ये प्लेट है, और प्लेट भी नीचे, प्लेट के नीचे पानी है। प्लेट के नीचे जो पानी है उसको बोलेंगे आप एस्थेनोस्फीयर। यहां पर मैग्मा है, तरल है, और इसी पानी में प्लेटें तैर रही हैं। अब ये तैर क्यों रही हैं? ये गति करती हैं, एक जगह नहीं है। ठीक है, ये पानी में तैरती हैं। ये मैंने इसके नीचे का मैग्मा बना दिया। अब ये क्यों तैरती हैं? ये प्लेट टेक्टोनिक रीजन में हम बताएंगे, फिर भी ध्यान रखेंगे कि इनके नीचे जो होता है वो प्लूम होता है। प्लूम इन प्लेटों को उठाकर रखता है और इनको ऊपर तैरने जैसा बनाता है। जैसे नाव तैरती है वैसे प्लेटें भी तैरती रहती पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर की प्लेटें तैरती हैं, ये इस लिक्विड पर। अब दूसरी बात, ऐसा बताया गया है, हैरी हेस ने बताया कि दुनिया के सारे महासागर और महाद्वीप प्लेट पर हैं। ऐसी कुल मिलाकर 7 प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेट है। ठीक है, और छोटी प्लेटों की अभी तक संख्या जो है वो 20 मानी गई है, कि 20 छोटी प्लेट का पता चला है। अब ये बात अलग है कि नासा की बात करें तो नासा ने बोला कि कुल मिलाकर 100 प्लेटें हैं, मगर हमको याद रखना है कुल प्लेट कितनी है? 7 प्लेट है बड़ी और 20 प्लेट है, 7 बड़ी हैं और 20 छोटी हैं। अब इन्हीं प्लेटों में आपस में टक्कर हो जाती है। इन्हीं प्लेट, ये जो प्लेटें गति कर रही हैं, इसी में एक दूसरे की ओर खसकती हैं, और इन प्लेटों के खसकने से भूकंप आते हैं। और भूकंप का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यही माना जाता है। जैसे बताता हूं अब किस किस प्रकार की घटना हो सकती है। ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये एक प्लेट, इधर समझ लीजिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। जब 2 प्लेट आपस में टकराएंगी, ये जैसे एक प्लेट है, मान लो ये अमेरिका प्लेट है, इस पे अमेरिका है, ये यूरेशिया प्लेट, ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएंगी,
ये ऐसे टक्कर लगेगी, तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो प्लेट नीचे दब जाएगी। ठीक है, मान लो इसका घनत्व ज्यादा, तो ये ऐसे टकराएंगे और ये नीचे दबेगी, ये नीचे दब के, ठीक है, नीचे चली जाएगी और ये गल के वापस उसमें मेंटल में जाएगी। तो ये प्लेट नीचे जाएगी, जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जोरदार टक्कर हुई है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ धक्का मार रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ। तो इसको बोल दिया गया है विनाशात्मक किनारा, यानी विनाश का किनारा है। किनारे 3 प्रकार के माने गए हैं, प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के। ये विनाश, सबसे ज्यादा नुकसान इसी में होगा जब दोनों प्लेटें ऐसी टकराएंगी, ऐसी टकराएंगी, और जो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, कम घनत्व वाली ऊपर आ जाएगी। दूसरी कंडीशन फिर से देखेंगे, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब इसमें प्लेटें क्या हो रही हैं, इसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही हैं, बल्कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब ये वाली प्लेट उधर भाग रही है, ये वाली प्लेट इधर भाग रही है। मान लीजिए ये जो अभी मैंने बताया था, ये प्लेटें जब एक दूसरे की बाहर की तरफ भागेंगी तो बीच में गड्ढा हो जाएगा, उसको भ्रंश बोलेंगे। और उसी बीच में से क्या होगा मालूम, उसी बीच में से जो मैंने बताया अंदर मेग्मा पड़ा हुआ है, ये प्लेट है और प्लेट में गैप आएगी तो अंदर का मेग्मा बाहर निकल जाएगा। अंदर जो लावा है एस्थेनोस्फीयर में, जिसपे ये तैर रही है सारी प्लेट, वो तरल पदार्थ बाहर आएगा, लावा। तो ये वाली बोलते हैं संरचनात्मक या रचनात्मक। विनाशात्मक मतलब डिस्ट्रक्टिव, इसको मार्जिन बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। और रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों प्लेट ऐसे गति कर रही हैं। सबसे ज्यादा भूकंप इसमें नुकसान इसी में होता है। यदि ऐसे क्षेत्र में कोई 2 प्लेट टक्कर मार रही हैं और ऐसे क्षेत्र में भूकंप आएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जैसे हमारा हिमालय वाला क्षेत्र, अभी समझाते हैं मैप पे, ठीक है। और एक सिंपल होता है जिसमें कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता से मतलब कि इसको बोलते हैं संरक्षी किनारा। संरक्षी मतलब कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब ना तो ये ऐसे बाहर जा रहा है, ना ये अंदर मार रहा है, ऐसे टक्कर मार रहा है, ना ये बाहर जा रहा है, बल्कि ऐसे पैरेलल चल रहा है। मतलब इसमें ना तो बीच में गड्ढा बन रहा है, यदि ये खींचो तो बीच में से लावा निकलेगा, ना तो भ्रंशन हो रहा है, और ना एक के नीचे एक दब रही है। तो इसको बोलते हैं ये पैरेलल चलती है ऐसे, ना एक दूसरे के अपोजिट, ना एक दूसरे से बाहर, ये ऐसे भी नहीं चलती। तो इनको बोलते हैं संरक्षी। मतलब यहां पर ना तो कुछ टूट फूट होगी और ना ही कुछ बनेगा, निर्माण भी नहीं होगा। निर्माण से मतलब यहां पर बात करें तो जो लावा निकलता है वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ठंडा होकर, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये प्लेट टेक्टोनिक का रीजन हैरी हेस ने दिया। अब इस प्लेट टेक्टोनिक के रीजन के आधार पर हम पूरी दुनिया के भूकंप के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे अब इसको थोड़ा सा नक्शे पे समझते हैं कि दुनिया में कहां कहां पर भूकंप आते हैं और कैसे कैसे क्यों आते हैं। जरा इसको ध्यान से देखते हैं। ये मैप लगा देते हैं, चलें शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप का विश्व में कहां कहां पर भूकंप आते हैं। तीसरा टॉपिक, पहले हमने क्या पढ़ा, भूकंप, उसकी वेव्स पढ़ ली सारी, और अभी हमने जो पढ़ा इसके सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, क्यों क्यों आते हैं। तो उसमें मेन टॉपिक क्या मिला है आपको, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक रीजन, और दूसरा रीड का इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये 2 नाम से आएंगे, हैरी हेस ने दिया प्लेट टेक्टोनिक और रीड ने दिया इलास्टिक रिबाउंड। अब बात करते हैं, देखिए ये देखिए, ये यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये जो पूरा है, ये मेरा हाथ रखा हुआ है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इधर से ये मैं हाथ खींच रहा हूं, ये भी प्रशांत महासागर है। 2 जगह नहीं है, एक ही जगह है, ठीक है। ये मैप है, ये मैप को जब मैं इस एक फुटबॉल जिससे खेलते हैं, फुटबॉल पर चिपकाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, मतलब अर्थ बन जाएगी। तो जब मैं फुटबॉल पर इस मैप को चिपकाऊंगा तो ये वाला पार्ट अलास्का है जहां पर मेरा पेन रखा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट रूस का है। ये दोनों पार्ट पीछे जाके एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल ये दोनों मिलकर लगभग ऐसे हो जाएंगे। और ये पूरा जो मैंने बनाया है, ये जो पॉइंट्स बना रहा हूं मैं, ये सारे पॉइंट्स ब्लू कलर वाले, ये सारे पॉइंट्स, ये है प्रशांत महासागर। अब मैं आपको पहले 7 बड़ी प्लेटों के बारे में बता दूं तो आपको समझ में आएगा। प्लेट गिनते चलेंगे, एक प्लेट है, ये दोनों मिलकर एक ही प्लेट है। इस प्लेट का नाम है, ये बड़ी प्लेट है बेटा। 7 बड़ी प्लेटों की बात करेंगे। ये प्लेट है प्रशांत महासागर की प्लेट, पैसिफिक प्लेट। अब दूसरी प्लेट बेटा एक ये है,
ये वाली प्लेट जिस पर नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पूरा इसी प्लेट पे, प्लस ये जो आपको मैं बीच में समुद्र दिखा रहा हूं, ये पूरा, ये जो मेरे हाथ ऐसा चल रहा है एस की आकृति में, अंग्रेजी के एस की आकृति का, ये अटलांटिक महासागर है। तो ध्यान रखना, ये प्लेट कहां तक आ रही है, ये आधा अटलांटिक को ले जाएगी, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट हो गई, ये हो गई नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, और ये ऐसे साउथ अमेरिका की प्लेट हो गई। मतलब साउथ अमेरिका की प्लेट आधा अटलांटिक तक आती है, और नॉर्थ अमेरिका वाली भी आधी अटलांटिक। कितनी हो गई, गिन लो, एक हो गई पैसिफिक ओशियन की हो गई, एक हो गई नॉर्थ अमेरिका की, एक हो गई साउथ, 3 प्लेट हो गई। चौथी प्लेट ये नीचे है अंटार्कटिका में, जहां पर बर्फ जमी हुई है, वहां पर कोई ज्यादा भूकंप वगैरह आने की कोई संभावना नहीं है। ये चौथी प्लेट है। एक प्लेट प्रशांत महासागर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब एक प्लेट बनाता हूं मैं, ये अफ्रीका की प्लेट। ये अफ्रीका की प्लेट को ध्यान रखेंगे, ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट में बनाता हूं आपकी ये इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट की क्या विशेषता रहेगी, ये इंडियन प्लेट, ये इंडिया की प्लेट है। अब ये अफ्रीका की प्लेट पर अफ्रीका है, इंडियन प्लेट पर इंडिया भी है, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया भी यहीं पर है। तो इसका नाम क्या, ये यहां तक चलेगी न्यूजीलैंड तक, तो इसका नाम क्या पड़ता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की प्लेट। इंडो मतलब इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो ये एक प्लेट हो गई। और उसके बाद जो ऊपर की प्लेट बची, ये वाली आपकी बड़ी सी, ये पूरी, इसमें यूरोप महाद्वीप यहां पर आ गया और एशिया यहां पर, तो ये हो गई यूरेशिया। ये हो गई 7 प्लेट। गिनेंगे एक बार, नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, इंडिया के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 4, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट 4, यूरोप के साथ एशिया को डाल दो, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया से मिलकर क्या बनता है, यूरेशिया। ये 5 प्लेट हो गई। छठवीं प्लेट 1 2 3, छठवीं प्लेट ये प्रशांत महासागर की, जो सागर में है। कुछ प्लेट सागरीय होती हैं, जो सागर में होती है। कुछ महाद्वीपीय प्लेट होती है, जो महाद्वीप पे होती है, जिसके ऊपर महाद्वीप होता है, और कुछ दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। तो 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4, 5, 6 और 7, ये 7 प्लेट है। अब देखते हैं कि कहां पर भूकंप आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे प्रशांत महासागर की बेल्ट। प्रशांत महासागर में एक बेल्ट बनेगी, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी आएंगे, सबसे ज्यादा भूकंप भी आएंगे। हमारी पृथ्वी पर लगभग 63% भूकंप केवल प्रशांत महासागर की बेल्ट में आते हैं। क्यों आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, अब मैं इसका प्रशांत महासागर की बेल्ट में कहां कहां पर भूकंप आएंगे, मैं उसका क्षेत्र बनाता हूं। ये मैंने क्षेत्र बनाया, ये क्षेत्र बनाया, और ये मैं क्षेत्र बना के यहां तक ले आया। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। मैंने ये कौन सी बताई है, मेरा हाथ देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये कौन सी बताई, साउथ अमेरिका। ये कौन सी बताई है, पैसिफिक। पैसिफिक मतलब प्रशांत। अब ये प्रशांत महासागर की बेल्ट क्या कर रही है, उधर को धक्का मार रही है, ठीक है। प्रशांत महासागर की बेल्ट किससे किससे टकरा रही है, बताओ। नॉर्थ अमेरिका से भी टकरा रही है और साउथ अमेरिका से। तो प्रशांत महासागर की बेल्ट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से टक्कर हो रही है। टक्कर हो रही मतलब कौन सा किनारा है बेटा, विनाशात्मक किनारा है, विनाश हो रहा है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये इस वाले तट पर सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे। अब कौन कौन से भूकंप आएंगे देख लीजिए, कहां कहां पर। ये पेरू है, दक्षिण अमेरिका में। पेरू के तट पर बहुत जोरदार भूकंप आते हैं। ये आपका नीचे आ जाओ तो चिली है, ये पतला से देश, चिली के आकार का। चिली पर भूकंप आएंगे। और ऊपर चलेंगे, मैक्सिको के तट पर भूकंप आएंगे, ठीक है, इसी जोन में आएगा। उसके बाद और ऊपर चलेंगे, अमेरिका इसी जोन में आएगा, और इधर अलास्का इसी जोन में आएगा। ये सब भूकंप के जोरदार क्षेत्र है। सेम कंडीशन, इधर आ जाइए। अब ये भी तो प्रशांत महासागर है, उसी का पार्ट है, ठीक है। और यहां पर ये कौन सी प्लेट है बेटा, तो ये बता दिया, यूरेशिया प्लेट है, बहुत बड़ी। ये यूरेशियन प्लेट है। और ये कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट। ध्यान रखेंगे। वैसे यहां पर प्रशांत महासागर की प्लेट किससे टकराएगी, यूरेशियन। तो ये यूरेशियन और प्रशांत की दोनों का विनाश हो रहा है। ये भी विनाशी किनारा है। मतलब प्रशांत महासागर की ये बेल्ट में विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, यहां पर भी विनाशात्मक किराया। यहां पर क्या बोलेंगे आप, यहां पर प्रशांत महासागर वाली जो प्लेट है वो किससे टकरा गई, यूरेशिया की प्लेट से, ठीक है। नीचे जाएंगे जब इंडिया प्लेट से, तो यहां पर जाके इंडिया की प्लेट और ये प्लेट भी टकरा जाती है, ठीक है। इंडियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट यहां टकराएंगी, और यूरेशिया और पैसिफिक यहां टकरा। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की प्लेट 4 जगह से टकरा रही। प्रशांत महासागर की प्लेट नॉर्थ अमेरिका से, प्रशांत महासागर की प्लेट साउथ अमेरिका से, प्रशांत की यूरेशिया से भी, और प्रशांत की इंडिया वाली प्लेट से। एक तो ये भूकंप हो गया। इस भूकंप में यहां पर इस क्षेत्र में कौन आ जाएगा, इसमें मेन रूप से आ जाएंगे आपको जापान के बारे में आप सुनते रहते हैं। ये जापान है। जापान में अधिकतर सुनामी आती है। सुनामी क्या होता है, इसी भूकंप को सुनामी बोलते हैं जब ये समुद्र में आ जाए। अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये जापान में सुनामी आएगी। तो ये हो गया भूकंप का सबसे ज्यादा 63% भूकंप प्रशांत महासागर की बेल्ट में आते हैं,
और यहाँ पर इसलिए इसको फायर रिंग भी बोला जाता है, अग्नि वलय भी बोला जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी आते हैं, बहुत सारी आग निकलती रहती है, हर समय ज्वालामुखी आते रहते हैं। ये हो गया। अब दूसरी बेल्ट बताते हैं, दूसरा भूकंप का जोन कहाँ है। दूसरा जोन ध्यान से देखेंगे, ये यहां से चालू होगा, ये यहां से चालू होगा, ये चला दूसरा जोन, ये पूरी लाइन चल रही है। अब ये जो यहां से, अब ये चालू कहां से हो रही है, ये भी मध्य अटलांटिक से हो रही है ना, ये यहां से, ये अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे से, पश्चिमी किनारे, पूर्वी किनारे से ये अटलांटिक महासागर से चालू होके ये चलती है, ये यहां तक आते आते और यहां ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपर आके ये इससे मिल जाएगी, पैसिफिक से, ये प्रशांत महासागर की प्लेट से मिल जाएगी। ठीक है, अब ये प्लेट को क्या बोलेंगे, इसका नाम, जैसे इसका नाम मैंने क्या रखा, ये तो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे थी, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरी प्लेट ये है, दूसरी बेल्ट ये है जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आएगा, तो दूसरी बेल्ट का नाम है मिड कॉन्टिनेंट, मतलब मध्य महाद्वीप, क्योंकि महाद्वीप के मध्य में है। ये देख लो आप, महाद्वीप के बीच में ही है, कोई समुद्र में नहीं है। तो ये, इसमें कई सारे पर्वतों का निर्माण हुआ। पेरेनीस पर्वत है यहाँ पर, आल्पस पर्वत है यहाँ यूरोप में, काकेशस पर्वत है, पाकिस्तान में जाओगे हिंदू कुश, सुलेमान गिरथर पर्वत है। भारत में आ जाओगे तो नेपाल यहाँ का मेन पॉइंट बनेगा। नेपाल में हिमालय पर्वत है, आपको मालूम है, और म्यांमार में नेपाल का इसका हिमालय का विस्तार है। अराकान योमा पर्वत है, और नीचे आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आके पैसिफिक से। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में आने वाले भूकंप सबसे ज्यादा, भारत में आने वाले भूकंप कौन सी बेल्ट में है, तो आप बोलेंगे मध्य महाद्वीप की पेटी में, यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। दूसरी बात, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये अफ्रीका की प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी, अफ्रीका। ये कौन सी, इंडिया। चलो धक्का मारना है और कुछ नहीं करना है। ये वाली प्लेट इसको धक्का मार रही ऊपर, जब ये ऊपर धक्का मारेगी तो ये ऐसा धक्का मारेगी तो ये इसके नीचे दबेगी और ये ऊपर उठेगा। ये वाली प्लेट नीचे दब रही है, अफ्रीका वाली, ठीक है। तो मतलब ये जो यूरोप है इसको ऊपर उठाएगा, तो यूरोप धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, सालों हजारों साल बाद यूरोप और ऊपर उठेगा, क्योंकि यहां पर अफ्रीका की प्लेट इसको टक्कर मार रही है। टक्कर मार रही है मतलब कौन सा किनारा है, विनाशात्मक। ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ प्रशांत महासागर पे भी दोनों की टक्कर कराई है, मैं यहाँ पे भी कैसी टक्कर करा रहा हूँ। यूरेशिया को अफ्रीका प्लेट टक्कर मारेगी और इसी यूरेशिया को हमारी इंडियन प्लेट टक्कर मारेगी। ये जो इंडिया है, इंडिया में नेपाल है, यहीं तक इंडिया के नीचे वाले हैं हमारी प्लेट में, ठीक है। बाकी ऊपर वाले तो सब यूरेशिया में चले जाते हैं, हमारा मुख्य नाम आता है इंडिया। और जो हमारे नीचे हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर पूरा इंडियन प्लेट पर ही है, ठीक है, हमारी प्लेट पर है, ऑस्ट्रेलिया भी। और तो ये भारत भी किसी जमाने में नीचे था, नीचे से खसक खसक के ऊपर गया है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। और ये यहां पर भी क्या हो रहा है, विनाशात्मक। तो ये वाली इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को ऊपर टक्कर मार रही, यहां भी विनाशात्मक हो रहा है। भारत में आने वाले भूकंप अधिकांश इसी प्रकार के, सारे भूकंप हमारे मध्य महाद्वीप पेटी में आते हैं। ये दो पेटी हो गई, पहली पेटी प्रशांत महासागर की, दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपीय, तीसरी पेटी को बोलते हैं एकदम कम भूकंप आएगा, मगर आएगा जरूर। देखना जरा यहां पर, अब ये मैं बीच बीच में, ये जो अटलांटिक महासागर है इसके बीचों बीच मैंने एक डिजाइन बना दी है, ये बना दी मैंने। अब देखिए, मैंने बोला था अटलांटिक महासागर में तो मैंने कोई प्लेट नहीं बताई, मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्थ अमेरिका वाली जो प्लेट है वो आधे अटलांटिक तक आती है, साउथ अमेरिका वाली प्लेट ये भी आधे अटलांटिक तक आ जाती है, इधर से अफ्रीका वाली यहां तक आ जाती है, इधर से यूरेशिया वाली। तो मान के चलें कि ये दोनों हाथ रख लूं मैं यहां पर ये दोनों प्लेटें खसकेंगी, मतलब यहां पर ये मध्य अटलांटिक में ऐसा होता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, दूर जाती हैं। तो दूर जाने को हमने यहां देख लिया, क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोलते हैं ना इसको। ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो मैंने अभी बताया हमारा इसमें डिस्ट्रक्टिव, इसमें भी डिस्ट्रक्टिव, मगर इसमें क्या बोलेंगे, इसमें कंस्ट्रक्टिव होता है। देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहां पर ये अमेरिकी प्लेट और इधर अफ्रीकी प्लेट, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की प्लेट एक दूसरे से दूर गई, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया की भी एक दूसरे से दूर गई। तो क्या हुआ, जब दूर गई तो नीचे से क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, है ना। और लावा निकलेगा तो यहां तो पानी है, पानी समुद्र के अंदर ही लावा निकल गया, और अंदर ही समुद्र के तल पे जम, अंदर ही पानी के अंदर जम भी गया, ठंडा भी हो गया। तो लावा के जो ठंडे होने से समुद्र के अंदर चट्टान बन गई, कौन से वाले समुद्र में, अटलांटिक महासागर में। तो उसको भूगोल की भाषा में बोलेंगे कटक, क्या बोलेंगे, कटक। तो ये यहां से लेकर ये बोवेट द्वीप है,
ये बोवेट द्वीप था पूरा, ये मध्य अटलांटिक कटक है, दुनिया का सबसे बड़ा कटक। कटक यानी जहां पर रचनात्मक किनारा होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग जाएंगी, बीच में से लावा निकल के आएगा, वो लावा ठंडा हो जाएगा और पर्वत पठार जो भी बनाते हैं लावा, तो उसमें पर्वत जैसी एक पूरी श्रृंखला बना देगा। मगर वो श्रृंखला ऊपर नहीं है, वो तो महासागर में है। तो उस महासागर में यदि कोई पर्वत ऐसा लावे से बनता है तो उसको कटक बोलते हैं। तो ये मध्य अटलांटिक सबसे कम भूकंप आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आते भी हैं तो मैक्सिमम भूकंप कहां आते हैं, 0 डिग्री के आसपास आते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से बात करें तो सबसे बड़ा बेल्ट कौन सा, प्रशांत महासागर का बेल्ट, जिसमें 63% भूकंप आएंगे। दूसरा बेल्ट कौन सा है, मध्य महाद्वीप, मिड कॉन्टिनेंटल, जिसमें 21% भूकंप आएंगे। और तीसरा ये अटलांटिक महासागर की कटक वाली बेल्ट है, मिड अटलांटिक, मध्य अटलांटिक, जहां पर और कम भूकंप आएंगे। ये हो गया पूरे भारत में भूकंप का जोन। इसके अलावा मैंने बताया आपको 7 ये तो बड़ी प्लेट की मैंने बात की, 20 छोटी भी प्लेटें हैं। हालांकि छोटी प्लेटों का कोई विशेष एग्जाम की दृष्टि से महत्व नहीं, मगर कुछ 1-2 प्लेटें हैं जो फेमस हो गई हैं क्योंकि उनकी वजह से कई बार भूकंप आए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक प्लेट बनाता हूं, नजका प्लेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। नजका प्लेट ये पेरू के लेफ्ट में, अभी क्या हो रहा है नजका प्लेट में, ये लिख दिया नजका। नजका में क्या हो रहा है, ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की प्लेट है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्लेट है। इन दोनों की प्लेट के बीच में फंसी नजका, और नजका प्लेट की वजह से पेरू में भूकंप आ जाते हैं। इसके ऊपर जाओगे, यहां आप बात करोगे अमेरिका के आसपास, फ्यूका, FUCA, फ्यूका प्लेट है। ये फ्यूका प्लेट है, ये नजका प्लेट है। फ्यूका प्लेट से मध्य अमेरिका में भी आते हैं भूकंप, ठीक है। और यहां पर मैक्सिको में बात करेंगे, एक प्लेट है जिसका नाम है कोकोस। और कोकोस जलमार्ग, वो म्यांमार वाला अलग है जो हमको अंडमान से अलग कर रहा है, ठीक है। ये कोकोस प्लेट की वजह से मैक्सिको में भूकंप आएगा। और आगे चलिए, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब लगभग एक अरब की छोटी प्लेट है, अरेबियन प्लेट, उसी पर अवस्थित है, अरेबियन प्लेट। और आगे चलिए, ये भारत में अंडमान निकोबार के पास में, यहां पर म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा बहुत पुराना नाम है उसका, और म्यांमार की पुराने नाम बर्मा के नाम से ये अंडमान में एक प्लेट है, बर्मा प्लेट। ये बर्मा ही प्लेट खसकी थी। तो एक बार सुमात्रा में, ये सुमात्रा द्वीप बता रहा हूं मैं नीचे, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, यहां पर 26 दिसंबर सन 2004 को जोरदार सुनामी आई थी, और इस सुनामी से कई सारे देश हिल गए थे, लगभग 10-11 देशों तक इसका झटका लगा था। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा था। तमिलनाडु में नागपट्टनम जिला, कभी पूछे एग्जाम में, नागपट्टनम जिले में इसका प्रभाव बहुत रहा था। ये सुमात्रा की सुनामी है, क्योंकि यहां पर पूरा समुद्र है, और जब भूकंप जो होता है वो समुद्र में आ जाए तो अंदर की चट्टान हिलेगी तो पूरा पानी हिलेगा, तो उसको सुनामी बोलते हैं। मतलब भूकंप जब महासागर में आ जाता है तो उसी को क्या बोल देते हैं, सुनामी। एक जापानी शब्द है, जापान में बहुत आती रहती है, ठीक है। तो सुमात्रा की सुनामी बता दी मैंने, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ये किसकी वजह से आई थी, ये बर्मा की वजह से आई थी। बर्मा प्लेट है, बर्मा प्लेट हमारे अंडमान के पास। और ऊपर चलेंगे तो यहां पर एक प्लेट है, सुंडा प्लेट है, ठीक है। और ऊपर चलेंगे तो यहां फिलीपींस के पास एक प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है। तो ये सिंपल प्लेट है, आपको आता नहीं है ज्यादा एग्जाम में, मगर फिर भी याद रखेंगे नाम से, बर्मा के नीचे बर्मा प्लेट, ठीक है। और सुंडा ट्रेंच भी होता है हिंद महासागर का, उस नाम से याद रखेंगे, सुंडा प्लेट। और फिलीपींस के पास में फिलीपीन प्लेट, इधर नजका प्लेट आती है, स्टार लगा देते हैं, फ्यूका प्लेट आएगी और कोकोस प्लेट आएगी। अरब वाली प्लेट आप नाम से पकड़ लोगे। इसके अलावा एक प्लेट यहां होती है, ये न्यूगिनी आता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यूगिनी है। यहां पर एक प्लेट है जिसका नाम है कैरोलिन प्लेट। तो ये सारी प्लेट्स के बारे में आपको याद रखना। ये कैरोलिन प्लेट की वजह से भी भूकंप आ चुका है, ठीक है ना, हमारी इंडियन प्लेट से टकराई थी। तो ये छोटी बड़ी प्लेट मिलाकर भूकंप का कारण बनती है। ये भूकंप के बारे में विश्व की बात हो गई कि विश्व में कहां पर भूकंप आते हैं। इस नक्शे में आपने काफी कुछ सीख लिया। अब आगे 2-4 बातें और करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब आपने देख लिया हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक। अब हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक में बता दिया आपको, विनाशात्मक किनारा बता दिया, रचनात्मक बता दिया, संरक्षित बता दिया। संरक्षित का उदाहरण जरूर देते। देखो अभी मैप तो हटा दिया, फिर भी ये अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, आप देख लेना नक्शे पे। कैलिफोर्निया में ये काम होता है, ठीक है। कैलिफोर्निया में क्या होता है, ना तो ये दोनों अलग जा रही हैं, ना ये दोनों टक्कर मार रही, बल्कि पैरेलल घिस रही हैं, पैरेलल इनमें टक्कर हो रही, ठीक है। ऐसी तो ना तो कुछ नई आकृति बनती है, लावा वगैरह निकलता है, और ना ही कोई विनाश होता है।
तो इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित, संरक्षित किनारा बोलते हैं। और यहां पर एक भ्रंश बना है जिसका नाम कई बार पूछते हैं, एंड्रियाज, एंड्रियाज भ्रंश बोलते हैं, फॉल्ट्स, एंड्रियाज फॉल्ट्स बोलते हैं। ये कैलिफोर्निया में है, तो याद रखेंगे कैलिफोर्निया का भूकंप है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गई हमारी भूकंप के बारे में लगभग सारी बातें। आखिरी में कुछ फैक्ट आपको एग्जाम में आ जाते हैं, तो फैक्ट जरूर याद रखना पड़ते हैं। जैसे मैं ऐसे ही बोल के सुना देता हूं, अब आपको मालूम ही होगा कि भूकंप की हम जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, और भूकंप का जो हम मापन करते हैं वो सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र आता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, कितना तेज आया भूकंप। सिस्मोग्राफ में जो स्केल होती है, स्केल 3 प्रकार की आप देख सकते हैं। एक को बोलते हैं राशि फेरल स्केल, जो कि अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती। दूसरी होती है मर्केली, ये अभी भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और तीसरी जो फेमस हो गई, जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक मानी जाती है, वो होती है रिक्टर स्केल। ये 3 स्केल के बारे में भी आपको याद रखना है। तो राशि फेरल का तो याद नहीं रखना है, फिर भी मर्केली के बारे में आपको याद जरूर रखना है। तो मर्केली स्केल की बात करें तो मर्केली स्केल में 1 से लेकर 12 तक पॉइंट होंगे, ये वाली बात रखना, 1 से 12। मगर मर्केली स्केल क्या बताएगी, मर्केली स्केल तीव्रता बताएगी। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अब तीव्रता का मतलब होता है भूमि की गति, मतलब भूमि कितनी खसकी और मनुष्य को कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ उससे। भूमि की गति और मनुष्य पर प्रभाव, भूमि की गति और मनुष्य पर प्रभाव, इन दोनों से आप तीव्रता निकाल सकते हो। तो ये आप बोलेंगे मानव के अनुभव पर है, मानव अनुभव पर आधारित है, मतलब ज्यादा वैज्ञानिक नहीं है ये, मानव, मगर फेमस ज्यादा यही हो गई है। मर्केली स्केल मानव अनुभव पर आधारित है। 1 से लेकर 12 पॉइंट्स होते हैं, तीव्रता बताती है ये। इसके बाद ये गुणात्मक स्केल मानी जाती है। ठीक है, और रिक्टर स्केल ये परिमाणात्मक मानी जाती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दूसरी बात, ये मानव अनुभव पर होती है, मगर ये वस्तुनिष्ठ होती है, मतलब ये सही मानी जाती है। तीसरा, लघु गुणक, जिसको आप लॉग बोलते हैं, स्कूल में भी आता है लघु गुणक, लॉगरिथम बोलते हो, लघु गुणक पर आधारित होती है, लघु गुणक पर आधारित होती है। इसमें 1 से लेकर 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 खाने होते हैं, 1 to 10, 1 to 10 एक रिक्टर स्केल में होता है। ठीक है, और इसको ही ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है। और इसमें हर एक पॉइंट पर, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये जो 1 to 10 है, 1 से 2 पर जाओगे तो 10 गुना आयाम, ये जो लॉग पर आधारित होता है ना, इसीलिए ये एम्पलीट्यूड को 10 के मल्टीपल में प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, 10 गुना। तो ये 1 से 2 पर जाएंगे तो भूकंप का 10 गुना प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही नुकसान ज्यादा होगा, 2 पे आए चाहे 3 पे। यदि 3 पे भूकंप आया है और 4 पे आ जाएगा, तो 3 पे जितना आपको नुकसान करा, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान काय पे करेगा, 4 पे। और फिर 4 से 5 पे आया तो 4 से 10 गुना 5 पे, और 3 से कितना गुना हो गया, 3 से 100 गुना 5 पर। ठीक है ना, तो ये रिक्टर स्केल के बारे में होता है। पूछते हैं, चार्ल्स रिक्टर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रिक्टर स्केल पड़ा। 1935 में इसकी खोज की गई थी रिक्टर स्केल की। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल मानी जाती है। और ये तीव्रता बताती है, तो ये क्या बताती है, ये परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बताती है, मैग्नीट्यूड। ये इंटेंसिटी पूछे तो मर्केली स्केल, और मैग्नीट्यूड पूछे तो कौन सी स्केल, रिक्टर स्केल। ये 3 प्रकार की स्केल याद रखना पड़ता है। 2 शब्द और रख के जाओ, आइसोसीस्मल क्या होता है, आइसोसीस्मल और होमोसीस्मल। आइसोसीस्मल और होमोसीस्मल, देखो सीधी सी बात है, एक जैसी तीव्रता वाले भूकंप, जैसे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 1 2 3 4 5, ये पांचों जगह जो भूकंप आया वो रिक्टर स्केल पर मान लो 7.9 का आया, 7.9 का। तो ये एक जैसी स्पीड, तीव्रता, भूकंप की एक जैसी मेजरमेंट है। एक जैसी तीव्रता वाले भूकंप जो भी होंगे, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा, एक जैसी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसीस्मल। अब होमोसीस्मल क्या होती है, होमोसीस्मल ये 5 स्थान है, इन सब जगह भले अलग अलग तीव्रता का भूकंप आया हो, मगर इन सब जगह भूकंप आया सुबह 10:50 पे, तो एक ही टाइम पर सब पर आया,
तो एक ही समय पर आने वाले भूकंप के स्थानों को मिलाने वाली रेखा, एक ही टाइम पर आया तो होमोसिस्मल, और एक की तीव्रता इंटेंसिटी का आया तो आइसोसिस्मल। ये दोनों लाइनें और याद रखना है। 3 स्केल याद रखना है, मेनली आपको मर्केली स्केल याद रखना है, और इसके अलावा रिक्टर स्केल याद रखना है। ये हो गई भूकंप के बारे में फैक्चुअल बातें जो बची थी। इसके अलावा बात को समाप्त करते हैं। भारत में भूकंप की बात करें तो भारत में, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के सहारे ही भारत के सारे भूकंप आते हैं। और भारत में भूकंप को कुल मिला के 5 जोन में बांटा गया है। जोन नंबर 5, जोन नंबर 4, जोन नंबर 3, जोन नंबर 2। जोन नंबर 1 अब नहीं बचा, पहले होता था, ध्यान रखेंगे। जितना नंबर आगे बढ़ेगा उतना खतरा होगा। जोन 5 में जाओगे, सबसे डेंजर जोन है। कहां पर लगेगा? पूरा हिमालय पर लगेगा। हिमालय में मुख्य रूप से, हिमालय में भी नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप से, हल्का सा चित्र देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में लगेगा। जोन नंबर 5 मतलब सबसे खतरनाक जोन है भारत में, ठीक है। ये पूरे नेपाल में लगेगा। आपको मालूम है, मैंने बताया हिमालय पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन भी है, धक्का भी लग रहा है, इसलिए हिमालय की पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा, हिमाचल प्रदेश में भी होगा, जम्मू कश्मीर में भी होगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेपाल और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट। और इसको मत भूल जाना, ये गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। ये पूरे जितने भी मैंने पॉइंट बनाए ये सब जोन 5 है। जोन 5 मतलब सबसे डेंजर। देख लो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, इधर से उत्तराखंड, इधर से हिमाचल प्रदेश, और इधर से जम्मू कश्मीर, और इधर से गुजरात का कौन सा? कच्छ क्षेत्र। ये याद रखेंगे, जोन 5 है। अब इसके ऊपर, इसके आइट साइड की जो उत्तर भारत के मैदान में जगह बची, ये जोन 4 लगता है मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसे करके जोन 3 और जोन 2 होता है। सबसे कम खतरा जोन 2 में माना जाता है। और भारत में जितने भी भूकंप आते हैं उसमें मैक्सिमम भूकंप का कारण जो है वो प्लेट टेक्टोनिक ही माना जाता है। जैसे मान लीजिए हम गुजरात के भुज की बात करें तो उसकी तो तारीख भी पूछते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, गुजरात के भुज में जोरदार भूकंप आया 26 जनवरी सन 2001 को। इससे बहुत ज्यादा हानि हुई थी, बहुत लोगों की जान गई थी, कई सारे लोग लापता हो गए थे, कई देशों में इसका प्रभाव था। और ये गुजरात का भुज भूकंप हमारे भारत का एक बड़ी त्रासदी माना जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं बिहार में कई बार भूकंप आते हैं। 1934 में आया था, 1988 में आया था। उसके अलावा उत्तराखंड में भूकंप आते हैं, नंदा देवी उत्तरकाशी जिले में 1991 में आया था, और नंद प्रयाग में भी आ चुका है। नंद प्रयाग क्षेत्र में, नंदा देवी क्षेत्र में 1999 में भूकंप आया था। इसके अलावा असम में भूकंप आया था, और असम में भूकंप 1950 में आया था। उस समय नदी क्षेत्र में आएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ और आ गई थी। ये भी याद रखना है कि असम में भूकंप 1950 में आता है। इससे कई सारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण भूकंप है जिससे बहुत ज्यादा हानि हुई है हमारे देश में मानव समाज की, वो सारे भूकंप को आपको ध्यान रखना है। रही बात आखिरी में सुनामी की बात करें तो जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो इसी को सुनामी के नाम से जानते हैं। 11 मार्च 2011 का दिन नहीं भूल सकते। जापान में जोरदार सुनामी आई थी, पूरे जापान को तहस नहस कर दिया था। और उस समय जापान में जो एक प्लांट था, न्यूक्लियर प्लांट, फुकुशिमा प्लांट में रिसाव हो गया था, लीकेज हो गया था। इससे और ज्यादा समस्या जापान में बढ़ गई थी। तो 11 मार्च 2011 की जापान की सुनामी, 26 दिसंबर 2004 की इंडोनेशिया की सुनामी, आप सुमात्रा द्वीप की सुनामी मैंने आपको बताया, नागपट्टनम जिला तमिलनाडु का। इसके बाद भारत में भुज में आया है। ये सारे भूकंप की आपको थोड़ी बहुत तारीख याद रखना है। रही बात भूकंप के लाभ और हानि की, भूकंप की भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी तो विशेष तौर पर नहीं कर सकते, नॉर्मल ऐसी बात 2-3 बातें होती हैं। जैसे पहला, रेडॉन गैस, यदि वायुमंडल में रेडॉन गैस वैसे भी कम होती है, यदि रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ रही है तो उससे अंदाज लगा सकते हैं भूकंप आने वाला है। दूसरा, पशु पक्षियों के आचरण से जो चींटी होती है, बिल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, कुत्ते होते हैं, इन लोगों को पहले ही कुछ वेव्स सुनाई देती है, उसको फॉर शॉक्स बोलते हैं। फॉर शॉक का मतलब होता है भूकंप आने के पहले ही थोड़ा सा झटका, हमको नहीं एहसास होता, मगर कुछ छोटे छोटे पशु पक्षियों को उस कंपन का, उस ध्वनि का एहसास हो जाता है। कुत्तों को, चिड़िया चहचहाने लगेगी, कुत्ते भौंकने चिल्लाने लगेंगे, बिल वाले जानवर बाहर आ जाएंगे। तो इन जानवरों को देखकर भी हम इनके आचरण को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। मगर ये ऐसे तरीके हैं कि यदि हमको मालूम भी पड़ जाए 5 मिनट बाद भूकंप आएगा तो हम कर क्या लेंगे, हमको बस वहां से भागना ही है, और हम अपने बचाव के लिए हम कर सकते हैं। और भूकंप की बात करें कि भूकंप की भविष्यवाणी तो हम इन आधार पर कर सकते हैं, मगर भूकंप को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक कारणों से आता है।
ये यदि मानव के लिए नुकसानदायक हो जाए तो आपदा बन जाता है, कई बार बाढ़ का कारण बनता है। भूकंप से बहुत सारे नुकसान है, कई बार भूकंप की वजह से आग लग जाती है, कई बार भूकंप की वजह से बहुत सारे जान माल की हानि होती है, बिल्डिंग्स की, सड़क की, पुल की, कई बार सड़कें धंस जाती, यातायात प्रभावित हो जाता है, कई बार समुद्र में सुनामी आती है तो उससे समुद्री यातायात प्रभावित हो जाता है। ऐसे नुकसान तो बहुत सारे हैं। जब मानव जाति के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता कि इसमें कई सारे मनुष्य को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मगर यदि दूसरे पक्ष में देखें, कुछ लाभ भी होते हैं, जियोग्राफिकल लाभ। हालांकि मनुष्य की जान जाने से ज्यादा हानि कुछ नहीं हो सकती। इसके लाभ पर चर्चा हम करें तो जियोग्राफिकल इसके 2-4 लाभ हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, भूकंप आने से ये जो वेव्स होती हैं इनके द्वारा हमको अंदर की जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है, भूगर्भ की जानकारी मिल जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ द्वीप जो होते हैं वो डूबे होते हैं, भूकंप सुनामी आने से वो वापस ऊपर आ जाते हैं, तो एक नए स्थल की हमको प्राप्ति हो जाती है। कई बार क्या होता है, भूकंप में दरार पड़ जाती है तो उस दरार से हमको खनिज संसाधनों की जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर ये खनिज है। कई बार इन दरार की वजह से झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। कई बार आप वलन देख रहे हैं, जो आपने वलन बता दे, संपीड़न, वलन से क्या होता है, पर्वत और पठारों की कई सारी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। कई बार भूस्खलन होता है, उसकी वजह से नई कृषि भूमि आ जाती है, नई मिट्टी का निर्माण होता है। कई बार समुद्र किनारे भूकंप आते हैं तो वो किनारे ऐसे हो जाते हैं, गहरी खाई बन जाते हैं, तो गहरे हो जाते हैं तो अच्छे बंदरगाह बन जाते हैं। हालांकि जियोग्राफिकल इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत होता है, लाभ। तो याद रखेंगे, ये भूकंप के इस बारे में जितनी भी बातें थी लगभग सारी बातें कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।